इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्मृति, ये भी लिटरेचर के अंतर्गत ही आते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये वेदों पर आधारित शोध परक ग्रंथ है, ठीक है ना। कैसे ग्रंथ है ये? वेदों पर आधारित शोध परक ग्रंथ हैं। मनुस्मृति इनमें सबसे प्राचीन है। स्मृति में भी कौन सी? मनुस्मृति इसमें सबसे प्राचीन है। मनु आर्यों के प्रथम विधि निर्माता है। मनु राजा होते हैं जो आर्यों के प्रथम विधि निर्माता होते हैं। अगर मनुस्मृति की रचना की बात करें तो 200 बीसी से लेकर 200 एडी यानी कि 400 वर्षों का समय हो गया। इसी के बीच में कभी लिखा गया है इसे। और इसके विषय इसका जो विषय होता है, इसके केंद्र में क्या होते हैं? वेद होते हैं। वेदों पर आधारित शुद्ध पुस्तक है। ये वेदों के पूरक हैं। पूरक का मतलब हो गया कि जैसे मान लिया वेद हमें समझ नहीं आ रहा, वेद के विषय को समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे तो ये हमें उसके वेदों के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्रदान कर देगा। मनुस्मृति में राजकाज एवं आर्यों के जीवन प्रणाली का वर्णन मिलता है। विस्तृत वर्णन हमें मिलेगा आर्यों की जीवन प्रणाली का। कहाँ मिलेगा? मनुस्मृति में। ठीक है, स्मृति अपने अपने अलग अलग स्वरूप में हमारे सामने मौजूद है। ठीक है, स्मृति ग्रंथों में और क्या मिलता है? दंड विधान मिलेगा, धर्म अधर्म विधान मिलेगा, सामाजिक नियम मिलेगा, राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो ये आज देख लीजिए हमारे संविधान की जो आज स्थिति है, संविधान में ये सारा मिलता है ना, दंड विधान क्या है, क्या फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें उस समय भी थी और उस समय में ये इन स्मृतियों में ये सारी चीजें पाई जाती थी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्मृति एक तरह से संविधान है। संविधान राज्य के नागरिकों के चरित्र का नियंत्रण करता है, तो यहाँ भी देखिए किया जा रहा है ना। उसके बाद इनके अधिकार कर्तव्यों को अनुशासित करता है राज्य। तो ये इन्हीं इन्हीं के आधार पर उस समय राज्य नागरिकों के चरित्र को नियंत्रित करता था एवं राज्य नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों को अनुशासित करता था। ठीक है, तो एक तरह से ये संविधान के नजदीक पाए जाते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है अपना मनुस्मृति। ठीक है ना, हमने शुरू में ही बताया था मनुस्मृति जो समाज के अनुसार समाज के नियम, उत्तर वैदिक परंपरा की निरंतरता हमें यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, अगर बात करें मनुस्मृति में तो राजा के क्या कर्तव्य होते हैं इसमें चर्चा किया गया। प्रजा के क्या अधिकार है इसका चर्चा किया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की क्या स्थिति है उसके संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद स्त्रियों को क्या करना चाहिए ये भी बताया गया तथा दास प्रथा का उल्लेख है मनुस्मृति में। तो देखिए मनुस्मृति आर्यों के लिए ये प्रमुख है, आर्यों की जीवन प्रणाली का प्रमुख ग्रंथ है। यहाँ से आर्यों के जीवन प्रणाली के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये सारी की सारी चीजें वहां पर उपलब्ध होगी मनुस्मृति में। अगर बात करें तो भारत की दास प्रथा, अगर यह हमने बताया ना कि इसमें दास प्रथा का उल्लेख है, लेकिन भारत की दास प्रथा पश्चिमी देशों की दास प्रथा जैसी नहीं थी। इसमें बंधुआ मजदूर, इसे बंधुआ मजदूर कह सकते हैं। बंधुआ मजदूर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। ठीक है ना, कि अगर पिता की मृत्यु हुई है तो उसका बेटा करेगा, उसका फिर उसके बाद उसका बेटा मजदूरी के उसके घर में, मालिक के घर में मजदूरी करेगा। तो ये उस समय दास प्रथा मौजूद थी, लेकिन दास प्रथा पश्चिमी देशों की दास प्रथा से भिन्न थी। अगर मनु की बात करें तो मनु एक मूलतः शासक थे और इन पर ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रभाव था। मनु क्या थे? मूलतः शासक थे और इन पर ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रभाव था। यानी कि उत्तर वैदिक काल की परंपराओं मान्यताओं से इसको जोड़ सकते हैं। इस मनु स्मृति में हम लोग देखेंगे, हमने शुरू में कहा कि जो समाज के नियम हैं उत्तर वैदिक काल से हम जोड़ सकते हैं। यानी कि उत्तर वैदिक काल की निरंतरता हमें यहाँ मनुस्मृति में नजर आएगी। ठीक है, इसमें कर्मकांड, मूर्ति पूजा, ब्राह्मणों का वर्चस्व, बलि, कठोर जाति प्रथा, यज्ञ, मनु इसके जबरदस्त समर्थक थे। यानी कि ये हमने उत्तर वैदिक काल में देखा था, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, ब्राह्मणों का वर्चस्व, बलि, कठोर जाति प्रथा, यज्ञ, ये सारा का सारा मनु इसके जबरदस्त समर्थक थे। ठीक है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि मनु ब्राह्मणवादी थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि नारी के प्रति मनु के दो विचार हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है मनुस्मृति में, मनुस्मृति के संबंध में या प्राचीन वैदिक कालीन साहित्य के संबंध में कि उस समय क्या स्थितियां थी, ठीक है, नारियों की, तो हम लोगों ने पीछे सारा चीज अध्ययन कर रखा है। लेकिन अगर लिटरेचर के संबंध में पूछे तो इसको रेफरेंस आप दे सकते हैं। नारी की पूजा जहाँ होती है, ये कहते हैं एक तरफ मनु कहते हैं कि नारी की पूजा जहाँ होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, नारी कभी अपवित्र होती ही नहीं है। लेकिन एक दूसरी बात कहते हैं कि नारियों के सामाजिक अधिकार के पक्ष में ये नहीं थे। ये कहते थे कि जब नारी अपने विवाह नहीं हुआ तो भाई, उसके बाद पिता के संरक्षण में रहे, और नारी का जब विवाह हो जाता है तो अपने पति और वो ससुराल वालों के पक्ष में रहे। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा मनु कहते हैं। ठीक है, नारियों के संबंध में उनका ये विचार था। अगर शूद्रों के संबंध में बात करें तो शूद्रों के साथ व्यवहार अमानवीय है।
एक ही तरह के अपराध में जहाँ ब्राह्मणों को बरी कर दिया जाता है, वहीं पर शूद्रों को कड़े विधान की व्यवस्था थी, यानी कि कोई गलती एक हो गई और इस गलती में ब्राह्मणों को माफ कर दिया जाता था। वहीं पर जो शूद्र थे उनको कड़ा दंड दिया जाता था। तो देखिए शूद्रों के प्रति इनका नजरिया बेहतर नहीं था। इसलिए हम कहेंगे कि मनु को प्राचीन कालीन विचारधारा का शासक जो थे वो ब्राह्मणवादी था, कर्मकांडी शासक था, ठीक है ना। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनु क्या है, ब्राह्मणवादी एवं कर्मकांडी शासक थे। इसके अलावा बात करेंगे, मनुस्मृति ने हिंदू जीवन पद्धति की नींव डाली थी। मनुस्मृति ने हिंदू जीवन पद्धति की नींव डाली थी। इसके अलावा देखेंगे कि इसके अलावा और भी बात करें राजनीति के क्षेत्र में क्या होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में लोग मनुवादी की आलोचना करते हैं, कहते हैं कि मनु के विचारों पे चलता है, यानी मनु ने जो विचार दिए उसका पालन करता है, यानी कि स्त्रियों के अधिकारों की बात नहीं कर रहा, शूद्रों को दबाने की बात कर रहा है, ये चलता है, ठीक है ना। और इसके अलावा हम एक और देखें कि उस समय छोटा वर्ग यानी 200 एडी के आसपास, यानी कि हमने बताया ना कि 200 बीसी से लेकर 200 एडी के बीच में ये लिखा गया था। इस दौरान तो एक छोटा वर्ग बौद्ध परंपरा से चला आ रहा था, परंतु एक बड़ा वर्ग वैदिक परंपरा को लेकर चल रहा था, ठीक है। तो हम यही देखेंगे कि ये सारी चीजें उस समय भी मौजूद थी, मनु के समय में भी, कि कर्मकांड, मूर्ति पूजा, ब्राह्मणों का बच्चों से बलि, कठोर जाति प्रथा, यज्ञ, ये सारा का सारा मनु इसके समर्थक रहे हैं। इसलिए मनु को ब्राह्मणवादी विचारधारा के शासक कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा पिक्चर हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आरण्यक की। आरण्यक के संबंध में हम कहेंगे कि एक सेकंड, आरण्यक के संबंध में लेकिन इसमें एक थोड़ा पॉइंट और भी छूट रहा है कि मनुस्मृति ने हिंदू जीवन पद्धति की नींव डाली थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आज हमारी हिंदू जीवन पद्धति है उसकी नींव डाली थी। मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा जा सकता है। हमने बताया कि ये संविधान जैसे होते हैं तो लॉ इसमें मेंशन किया गया है, तो लॉ को मेंशन किया तो विधि निर्माता मान सकते हैं, ठीक है ना। इन्होंने कानून को राज्य के विधि के रूप में बनाया था, ठीक है। अब थोड़ा सा अगला अब देख लेते हैं, आरण्यक। आज का अंतिम है अपना वैदिक कालीन साहित्य आरण्यक। आरण्यक को हम लोग अगर शाब्दिक अर्थ को देखें तो वह स्थान जहाँ सुनाई नहीं देता है, यानी कि आरण्यक में